हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्री विज़ार्ड बीएयू। हमें बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे यूनिवर्सिटी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 5 स्टूडेंट्स ने एमबीए के अलग-अलग एग्जाम कैट, जैट, सीमैट वगैरह को क्रैक किया है। और आज उसी में से एक हमारे साथ राहुल प्रसाद है जो अपना स्ट्रैटेजी बताएंगे कि उन्होंने कैसे सीमैट की तैयारी की और क्या उनका ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी रहा, क्या-क्या बुक्स फॉलो किए, कैसा उनका इफ़ेक्ट रहा, पैंडेमिक का क्या एक्सपीरियंस था, सब चीज़ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो इस चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राहुल प्रसाद है। मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ और मैंने इस साल सीमैट की परीक्षा दी थी जिसमें मैं अच्छे परसेंटाइल लाया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नियाम में हुआ और एक और कॉलेज वेमनी कॉम में हुआ था। तो नियाम की रैंकिंग बहुत अच्छी है ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने इस साल वहीं पे ज्वाइनिंग लेने का सोचा हूँ। ये 2 साल का कोर्स होता है बेसिकली, 2 इयर्स प्रोग्राम। पीजीडीएम प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा मैनेजमेंट, जिसको एबीएम बोलते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैं इस साल नियाम जयपुर से करने का सोचा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल एक बार फिर से। तो मैं चाहूंगा कि तुम पहले इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताओ कि इसमें किस तरह के कौन कौन से लेवल होते हैं, प्री मेंस या इंटरव्यू, क्या क्या इसमें होता है वो बताओ। सीमैट एक एग्जाम है जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। ये हर साल ही होता है। तो इसको एनटीए करवाता है, तो ये इसका बस एक ही एग्जाम होता है, कोई प्री मेंस ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, केवल एक ही एग्जाम होता है। इसमें आपका 25 करके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 25 आपके एलआर के हो गए, लॉजिकल रीजनिंग। फिर क्वांट एंड डीआई के होते हैं आपके 25 क्वेश्चंस। फिर इंग्लिश एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 25। फिर एक इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि जनरल अवेयरनेस, जो कि कैट में नहीं पूछा जाता, पर इसमें 25 क्वेश्चन आपको जीए के देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए ये इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, पर जो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जीए, जो इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग जो होती है वो बहुत ही आसान लेवल की होती है। मैं कहूँगा कि आप अगर आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे थोड़े से गड़बड़ करते हैं बस जीए में। तो राहुल, आपका इस एग्जाम को क्रैक करने का एक प्लान कैसा रहा? क्या प्लान ऑफ वर्क स्टडी था आपका? कब शुरू किया? कैसा स्ट्रैटेजी था? वो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो हम सभी तो घर आ गए थे सर, आप लोग भी घर गए थे। तो मार्च मार्च में हम लोग घर आ गए थे। तो उसके बाद फिर हम मुझे तो तैयारी करना था। मैं तो तैयारी कर रहा था यही सब बैंक वगैरह जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की मैंने सोचा था, नाबार्ड, एफसीआई। तो ये सब की तैयारी लगभग मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब में कॉमन होती है। तो मैंने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन वीडियो से तैयारी चालू किया था अपना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। तो मैं वही, और बुक्स भी मंगा के रखी थी मैंने तीनों की। तो मैं वही उसको सॉल्व करते रहता था। बेसिकली मेरा टारगेट था कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ले लेना है। मेरा एक फ्रेंड इसी तरह पढ़ रहा था, नारम में वो पढ़ रहा था। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि इसके बारे में कि ये एक एग्जाम होता है सीमैट, तुम्हें इसे देना चाहिए। तो इससे तुम्हें एबीएम फील्ड में तुम्हारी एंट्री होगी। तो मैंने देखा कि सिलेबस जब मैंने मैच किया तो लगभग इसका सिलेबस बैंकिंग सिलेबस से मैच हुआ। तो और डिफिकल्टी लेवल भी मैंने इसका जब मॉक वगैरह लगाई तो डिफिकल्टी लेवल मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने मैंने तैयारी करके ये एग्ज़ाम दिया था उसी तरह लॉकडाउन में, ऑनलाइन कोचिंग लेके। हेलो राहुल, सबसे पहले बताइए कि आपने कौन कौन सा बुक फॉलो किया था और हिस्ट्री में। सर सीमैट के लिए तो मैंने बेसिकली राकेश यादव मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए लगाई थी। और इंग्लिश के लिए मैंने अड्डा की ही बुक को परचेज किया था। मैंने उसी की वीडियो कोचिंग भी ली थी, तो उसकी थोड़ी बहुत लगाई थी। और रीजनिंग की भी मैंने वही अड्डा की ही लगाई थी बुक्स। और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इसका ऐसा है कि आप अगर डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं हिंदू वगैरह, तो आपका दोनों चीज़ हो जाता है, जनरल अवेयरनेस का भी तैयारी होते जाता है और आपका इंग्लिश भी ठीक होते जाता है। क्योंकि इसमें इंग्लिश ही एक ऐसा सेक्शन है
और जनरल अवेयरनेस जो कि थोड़ा डिफिकल्ट आता है। बाकी मैथ और रीजनिंग अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा इसका थोड़ा टफ रहता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश में। तो राहुल, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे एग्री स्टूडेंट जो होते हैं वो एक उनका फील्ड तय होता है, या तो वो फिर हायर स्टडीज पे जाते हैं या फिर वो अपना बैंक वगैरह का तैयारी करते हैं। तो आपको ये चीज कहाँ से पता चला कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा? यस सर। सर हायर स्टडीज और कुछ बच्चे होते हैं जो जेआरएफ की तैयारी करते हैं, कुछ होता है जो बैंक या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। तो ये सब में लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का कोशिश करते हैं। या तो आप हायर स्टडीज में जाइए, या तो आप ये या तो आप बैंक वगैरह में जाइए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पर ये जो सेक्टर मैंने चूज किया है एबीएम, ये बेसिकली आपको कॉरपोरेट सेक्टर में आपकी एंट्री करवाता है। तो ये आपका लगभग पूरी तरह से प्राइवेट हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है, पर मेनली ये प्राइवेट के लिए ही है। तो कॉरपोरेट फील्ड में एक चीज देखा गया है कि आप जितना ग्रोथ कॉरपोरेट फील्ड में कर सकते हैं, उतना आप गवर्नमेंट फील्ड में आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो इसमें आपका है कि कम टाइम में आपका ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है। तो वहीं से मुझे थोड़ा प्रेरणा मिला, तो मैं इसमें जाने का सोचा। मैं पूछ रहा था कि टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है, तो मॉक टेस्ट कितनी बार दिए थे, कैसे दिए थे, ये सब के बारे में बताया। यस सर। मॉक टेस्ट तो बहुत सारे नेट में अवेलेबल थे, तो मैंने 2-4 मॉक टेस्ट लगाए थे स्टार्टिंग में। फिर एग्ज़ाम जैसे जैसे डिले होते गया, इसका एग्ज़ाम 2-3 मंथ डिले हुआ, तो मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो उसमें मैंने और भी मॉक टेस्ट दिए, तो अच्छा रिजल्ट आता था। तो उसी तरह फिर मैंने जाके इसके लिए अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था। जनरली लोगों को शक रहता है कि कौन सा में मॉक टेस्ट लेना चाहिए, टेक्स्ट बुक या कि इसका मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था। मैंने तो टेक्स्ट बुक का ही दिया था मॉक टेस्ट, और मैं ज़्यादा इधर उधर गया नहीं। टेक्स्ट बुक का मुझे सीनियर्स लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये अच्छा होता है, तो मैं टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट दिया था। तो राहुल बताइए कि सीमेट के अंडर में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, और जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का एक फोबिया होता है, फी फोबिया, कि जो एमबीए करते हैं एबीएम करते हैं उनका फी बहुत ज्यादा होता है। तो उनके लिए कुछ क्लेरिफाई कीजिए कि सीमेट के द्वारा भी उतना ही फी ज्यादा लगता है अमाउंट में, कि थोड़ा सा दूसरे एमबीए कॉलेजेस के कंपेरिजन में कम है, या जो भी फी है उसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन इसमें कीजिए। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से ही पूरी तरह से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसमें जो भी एडमिशन लेते हैं वो एग्रीकल्चर के ही बच्चे रहते हैं। तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर के बच्चे तो रूरल बैकग्राउंड से ही आते हैं, तो उनको थोड़ा फीस को लेकर टेंशन तो होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि इसका मैं कॉलेजेस के बारे में पहले बता दूं कि जो कॉलेजेस इसमें सबसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो एबीएम कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें आपको बेसिकली 2 एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। या तो आपको कैट देनी पड़ेगी या सी मैट। तो कैट लगभग सारे ही कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं इसको, सी मैट कुछ कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। तो कैट के थ्रू आपका आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ और मैनेज, ये जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं इंडिया के जो एबीएम कोर्स ऑफर करते हैं, तो इनका सिलेक्शन कैट के थ्रू ही होता है। तो मैं जब कैट के लिए सोचा था एक टाइम, तो मेरा मन कर रहा था कि कैट मैंने क्यों नहीं दिया। मेरे से कैट नहीं दे पाया था मैं, क्योंकि मुझे उस टाइम तक आइडिया नहीं था। कैट की एग्ज़ाम बहुत पहले हो जाती है, तो मुझे उस टाइम ऐसा आइडिया नहीं आया था कि कैट मुझे एकदम एमबीए ही करना है और एबीएम में ही जाना है। तो उसके बाद जब मैं कैट की जब डेट पार हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की, तब मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था कि मुझे कैट देनी चाहिए थी, पर मैंने सी मैट दिया था उसके बाद। तो फिर वही उसके बाद फिर सी मैट के थ्रू और कैट के थ्रू आपका नियाम जो जयपुर में है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और फिर एक नारम कॉलेज है जो कि आईसीआर के अंडर आता है, बहुत ही अच्छा एबीएम कॉलेज है, वो हैदराबाद में। वो भी सी मैट स्कोर और कैट स्कोर दोनों एक्सेप्ट करता है। नियाम भी कैट और सी मैट दोनों एक्सेप्ट करता है। तो ये फिर एक इरमा कॉलेज है जो कि आपको रूरल मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है, जो कि आनंद गुजरात में है। तो ये सारे कॉलेजेस आपको
प्योरली एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करवाता है और आपको एबीएम कोर्स प्रोवाइड करवाता है। ये सारे ही कॉलेज अच्छा है, ये सब मैं टॉप 5 में बोलूँगा। इनसे अगर आप एबीएम कोर्स परस्यू करते हैं तो आपका प्लेसमेंट्स वगैरह का आपको सोचने का जरूरत नहीं है। केवल आईएम्स में ही प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं होती, ये बात थोड़ा सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अदर कॉलेजेस भी हैं जो अच्छे अच्छे आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैनेज हो गया, इरमा हो गया, नियाम, नारम, ये सब हो गया। आईएम्स की फीस तो आप सभी जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा डरने का बात नहीं है, क्योंकि उसका जो आरओआई होता है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको आईएम में प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छी मिलती है, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा इस कोर्स को परस्यू करने में, वो आप इजीली उसको वापस ले सकते हो। और बात रही वही आईएम्स की फीस की, तो वो 20 से 24 लाख के बीच में आपको फीस पड़ेगी, और मैनेज की फीस लगभग 8 to 9 लाख है। और जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है नियाम में, उसकी फीस है 6.75 लाख। 2 इयर्स का, कंप्लीट 2 इयर्स का मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका हॉस्टल, रहने, खाने सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके बाद आपको एक भी रुपया कॉलेज में नहीं देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे अगर अगर सोचते हैं कि कैसे इतना फीस दे पाएंगे, तो उसमें के लिए सोचने का जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लोन की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की गई है। जैसे कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, जिसके थ्रू आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जैसे ही आप बताओगे कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो आपको एजुकेशन लोन तुरंत ही प्रोवाइड कर देता है। थैंक यू सो मच राहुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था ये कि जो फी होता है उसके लिए बहुत सारा डर जाते हैं, तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल, जैसे आपने बताया कि फीस भले ही हाई होता है, पर आरओआई भी उतना ही अच्छा है इसका, इसीलिए फीस हाई रहता है। तो थोड़ा आप बता दीजिए कि आपके कॉलेजेस में कैसे कैसे प्लेसमेंट कितने तक के होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। प्लेसमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे लोगों को इस फील्ड में वही अट्रैक्ट करता है कि प्लेसमेंट बच्चे लोग देख के ही इस फील्ड में जल्दी आना चाहते हैं। जैसे कि आईएम्स का फीस बहुत ही हाई है, पर बच्चे लोगों को इसका आरओआई बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अगर वो उतना फीस दे रहे हैं, तो आईएम्स, अहमदाबाद, लखनऊ, ये सब का प्लेसमेंट लगभग एवरेज आपको 15 से 20 लाख के बीच में पर एनम आपका प्लेसमेंट लगता है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट तो 25 लाख के अबव भी जा सकता है। एवरेज इतना जाता है। मैनेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 10 से 12 लाख के बीच में आपका जाता है पर एनम, और 16 लाख पर एनम हाईएस्ट जाता है। नियाम नारम, जिसमें कि मेरा नियाम में हुआ है, उसका प्लेसमेंट एवरेज आपका जाता है 7.5 से 8 लाख के बीच में, और हाईएस्ट इस सबका प्लेसमेंट 12 लाख पर एनम जाता है। अगर आप एकदम लोएस्ट का भी बात करें, तो 6 लाख पर एनम आपका प्लेसमेंट लग ही जाता है नियाम या नारम से, अगर आप एबीएम परस्यू करते हैं तो। राहुल, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ये फील्ड अगर लेता है तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, इस फील्ड में वो क्या क्या कर सकता है आगे, क्या क्या इसके फायदे हैं इस कोर्स को करने के। जब भी कोई पर्सन ये कोर्स चूज करता है, तो उसका रोल कोई भी लिमिटेड रोल नहीं रह जाता। वो ही कैन बी मार्केट एनालिस्ट, ही कैन बी सेल्स पर्सन, ही कैन बी गो इन फाइनेंस, ही कैन ऑल्सो बिकम एन एंटरप्रेन्योर। देन कोई भी रोल इसमें लिमिटेड नहीं हो जाता, पूरी वर्ल्ड आपके सामने खुल जाती है। तो आप जिधर चाहे आप उधर जा सकते हैं। आप फाइनेंस में चाहे फाइनेंस में जा सकते हैं, मार्केटिंग में चाहे मार्केटिंग में जा सकते हैं, फिर इनपुट में जा सकते हैं, फिर सप्लाई चेन में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज है। आप तो जानते हैं एग्रीकल्चर मेनली इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में डिपेंड करता है। तो हर एक स्टेज में अलग अलग इंडस्ट्रीज है। आप जो भी चाहें, आप उस इंडस्ट्रीज में जाके अच्छे मैनेजरियल रोल में आपका प्लेसमेंट होता है, अगर आप टॉप कॉलेजेस से एबीएम परस्यू करते हैं तो। सीमेट के बाद क्या प्रोसीड्यूर है एडमिशन का? हाँ, सबसे पहले हम लोग सीमेट की जो एग्ज़ाम देते हैं, उसको एग्ज़ाम देने के बाद आपको अपने जैसा आपका एग्ज़ाम गया है, जैसा आपका परसेंटाइल आने वाला है, तो उस हिसाब से आप कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। जैसा समझिए सीमेट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही वो लोग जारी कर देते हैं, तो आपका जैसा परसेंटाइल आया है उस तरह से आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका परसेंटाइल अच्छा है तो आप नियाम, नारम, ये सब में अप्लाई कीजिए,
तो वो लोग का अलग से वो फीस लेते हैं, और आप उनके वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग एक ग्रुप डिस्कशन का आपको एक डेट देते हैं कि इतने तारीख को आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, इतने तारीख को आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर वैट है, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, तो वो भी आपको डेट्स वगैरह बता देता है। तो उसके बाद मेरा नियाम और वैमनिकॉम में मैं 2 जगह अप्लाई किया था। तो नियाम में मैंने दोनों में ही, नियाम में इस बार आपको ये हुआ, एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, एक एक्सटेम्पोर हुआ था, और एक राइटिंग एबिलिटी टेस्ट हुआ था। तो सबसे पहले वो लोगों ने राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में एक एसे के लिए लिखने के लिए दिया था। तो एसे का टॉपिक दे दिया था और टाइमिंग था लगभग 2 आवर्स, उसमें हमको लिख के वो लोग को सेंड करना था स्कैन करके। फिर अगले दिन मेरा एक्सटेम्पोर हुआ, उसी के साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ, जिसमें कि एक्सटेम्पोर में आपको ऑन द स्पॉट कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आपको उसके बारे में 2 से 3 मिनट उसके बारे में बोलना है। उसका क्या क्या प्रोस है, क्या क्या कॉन्स है, फिर क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या उसका चैलेंजेस है, उस टॉपिक के बारे में आपको बोलना है। मैं बेसिकली वो आपका इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ही चेक करता है। उसके बाद फिर जो पर्सनल इंटरव्यू होती है, उसमें आपसे वो जनरली पूछते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितना फ्लुएंट है आप अपने बोलने में। तो वो पूछते हैं कि आप क्यों, वाई यू चूज नियाम। सबसे पहले तो पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वही बेसिक क्वेश्चन एमबीए के जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। उसका कुछ, क्योंकि आप उसके बाद भी बताएंगे अपने बारे में कि मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हूँ, तो उसके बाद फिर आपसे वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछना चालू करेंगे। कि मेरे से पूछा गया था कि व्हाट इज द वैरायटी ऑफ राइस यूज्ड फॉर मेकिंग खीर। तो मुझे पता था कि गोविंद भोग होती है, तो वो लोग को मैंने बताया था। फिर उसी के ऊपर फिर क्रॉस क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे। अगर आप जेनेटिक्स वगैरह बोलेंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं तुमने हायर स्टडीज के लिए गया, क्यों एबीएम के लिए आया। यही सब आपसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछी जाएगी। उसके बाद फिर वो एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करता है, ये राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, एक्सटेम्पोर, फिर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, और फिर सीमैट के रिजल्ट्स को लेकर। फिर अगर आपका इसमें वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि जनरली किसी लोगों के पास होता है, हम लोग तो फ्रेशर्स रहते हैं तो हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहता, नहीं तो वो भी मायने रखता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। सबसे मेन होता है सीमैट का जो परसेंटाइल होता है वो सबसे ज्यादा इसमें ये करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जीडी का प्रिपरेशन कैसे किए थे, थोड़ा डिटेल से बताइएगा व्यूअर्स को। जीडी और इंटरव्यू जो कॉलेजेस लेते हैं, तो उनका प्रिपरेशन, आप एक बार जब आपका सीमैट या कैट का जब स्कोर आ जाता है परसेंटाइल, आपको कंफर्म हो जाता है कि मैंने बहुत ही अच्छा परसेंटाइल लाया हूँ, तो मैं जीडी और इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आ जाएगा आईएम्स या नियाम वगैरह से। तो फिर उसके लिए बच्चे फिर कोचिंग के लिए भी जाते हैं कि उसको उन लोगों का इंटरव्यू और जीडी का तैयारी वो कोचिंग वाले करवाते हैं। ये आपको हर एक मेजर सिटी में ये मिल जाएगा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका तैयारी करवाते हैं। पर मैं तो लॉकडाउन में था, तो लॉकडाउन के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कोई इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन कर सकूं जो मुझे तैयारी करवा पाए। तो मैं ऑनलाइन वीडियोस पहले देखा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने दोस्तों का हेल्प लिया। मेरे दोस्त लोग मेरा रिहर्सल करवाते थे डेली, तो मैं एक बार ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू का रिहर्सल अपने दोस्तों के साथ हर एक शाम को एक बार लेता था, और खुद भी मिरर के सामने 2-3 बार प्रैक्टिस किया था ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का। पर आप अगर लॉकडाउन हट जाता है तो आप इसका प्रिपरेशन के लिए कोचिंग भी ले सकते हैं, और यूट्यूब तो है ही आप लोगों का हेल्प करने के लिए। जो सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको सारा का जवाब मिल ही जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होता है कि ग्रुप डिस्कशन का बहुत सारा रूल्स होता है कि आपको ऐसा ही बोलना है, आपको किसी को ओवर पावर नहीं करना है वहाँ पे कि आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपका टर्न अब आने वाला है, तो आपको जो टॉपिक दिया है उसमें आप अगर चुप रहे, कुछ नहीं बोले, तो आपका वैसे ही नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ बोलना जरूर है, और साथ में हर चीज को ही एक पॉजिटिव वे में वहाँ रखना है, और किसी को ओवर पावर नहीं करना है। सबसे आप एक डिस्कशन है तो डिस्कशन की तरह उसको रखना है, तो उसमें आपको मार्क्स मिलता है। यहाँ पे राहुल ने बहुत एक अच्छा चीज बताया कि बहुत लोग जीडी को एक डिबेट की तरह लेके वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं फॉर अगेंस्ट करके, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट बताया राहुल ने। जीडी में क्या टॉपिक था राहुल? इस बार मैंने जो नियाम
का हुआ था प्रोसीजर, उसमें तो जीडी इस बार इन्वॉल्व नहीं था, पर हर साल होता था। पर इस बार नहीं लिया वो लोग एक्सटेम्पर वगैरह ले लिया। पर वेमनीकॉम जिसके लिए मैं अपेयर हुआ था, वेमनीकॉम भी मेरा क्वालिफाइड है। तो वेमनीकॉम में वो लोगों ने जीडी करवाया था। उसमें वो लोगों ने बोला था कि प्राइवेटाइजेशन, हाउ डू यू थिंक अबाउट प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में बोलना था, या तो फॉर या अगेंस्ट में, या दोनों में ही बोलना था। तो इसको मैंने बहुत ही पॉजिटिव वे में रखा कि मैंने दोनों ही तरीके से बोला कि ये अच्छा भी क्यों है और बुरा भी क्यों है। तो प्राइवेटाइजेशन अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे हमारे, जैसे रेलवेज वगैरह, जो कोई भी प्रॉफिट नहीं ला रहे थे गवर्नमेंट को, तो वो सब को आपको प्राइवेट करना कोई बुरा बात नहीं है। पर अगर आप हर एक चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे, हर एक बैंक को, तो फिर वो बच्चे लोगों से उनका एम्प्लॉयमेंट छीन लेंगे। इसलिए मैंने दोनों ही तरह से इसमें अपना व्यूज रखा था। तो अच्छा गया था मेरा ग्रुप डिस्कशन वेमनीकॉम का। तो राहुल, आपने बताया कि क्या ओवरऑल मतलब रहता है, क्या क्या है। पर अब एक और चीज आप हमें बताइए कि रेज्यूमे का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और उससे रिलेटेड हम लोग को क्या क्या पहले से देख लेना चाहिए कि हमारे पास क्या सर्टिफिकेशन, स्किल्स क्या क्या रहता है। तो ये सब क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर रेज्यूमे वहां पे प्रेजेंट करने के लिए। ये जो एबीएम कोर्स है, इसमें बेसिकली आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कितना लीडरशिप स्किल आप शो कर चुके हैं। तो वो आपसे इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि आपका क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा था। तो वो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि आप जब भी कुछ भी मैनेज करने जा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री को, किसी भी वर्क को आप मैनेज करने जा रहे हैं, तो आपको उसमें लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो लोग इसमें बहुत ही ध्यान देते हैं कि आप अगर एनसीसी कैडेट्स हैं तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो गया। फिर आप कुछ कुछ आप नेशनल या ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लिए हैं तो वो भी काउंट होता है इसमें मेरिट लिस्ट में। तो ये सब आपका रिज्यूमे में ऐड होते जाता है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली, और रिज्यूमे आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस फील्ड में, प्लेसमेंट्स में भी आपको उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। जितने भी कंपनीज आती है वो फिर से आपका इंटरव्यू लेगी, तो उसमें फिर से ये सब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो कॉलेज जाने के बाद आप अपने स्किल्स को और भी इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी किए हैं तो कॉलेज जाने के बाद आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलेगा, जिसमें कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारा इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने आप को और इस स्किल कर सकते हैं। राहुल, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग का 7th और 8th सेम में हमारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क होता है, हम विलेजेस में रहते हैं, कुछ उतना पढ़ाई का मौका हमें मिल नहीं पाता है। तो कैसे एक पर्सन अगर वो आईएम का तैयारी करना चाहता तो वो कैसे टाइम निकाले? जैसे तुमने नियम का क्रैक किया, उसके लिए सीमेट दिया, तो सीमेट के लिए फिर तुम्हारे पास कैसे टाइम तुमने वो मैनेज किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। इसके लिए तैयारी आप लोग जब फाइनल ईयर में आ जाते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर से भी आप तैयारी चालू कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। अगर आप फाइनल ईयर में सेवन्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, अगर आप अभी भी देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। आप सेवन्थ सेमेस्टर में जाने के बाद भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग हर एक दिन आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे आज 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बनानी है तो बनानी है। तो आप अपना पढ़ाई तो साथ में करते रहिए, लेकिन साथ में साथ अगर आप शाम में कभी भी टाइम निकाल पाए अलग से, तो इसके लिए आप एक टाइम बांध दीजिए कि इतना 2 घंटा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करनी है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो सॉल्व करनी है। बाकी आप दिन भर अपना कोर्स के लिए ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप कोर्स जो आपका रावे एलपी चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा ये दिक्कत देगा, क्योंकि रावे एलपी में आप 2 घंटा दिन का तो निकाल ही सकते हैं, 2 से 3 घंटा। उसमें आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप बेसिकली इसका आप तैयारी लेकिन फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर से चालू कर देंगे तो इसको परस्यू करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो राहुल, जैसे आप बोल रहे कि फिफ्थ सिक्स से शुरू कर देना चाहिए, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एक ही तरफ पे एकदम चले जाते हैं और वो अपना जीपी ओजीपी एकेडमिक्स छोड़ देते हैं, उनको उतना मैटर नहीं करता है, तो आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे कि एकेडमिक्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, या आप पूरा ध्यान प्रिपरेशन में ही दे देना चाहिए?
ये जो कोर्स एवीएम है तो इसका तो रिलेशन एग्रीकल्चर से ही है, तो जो हम लोग 4 साल यहाँ सीखेंगे उसका वहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है। वो हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे वही वहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। तो एकेडमिक्स छोड़ना मेरे हिसाब से ये बुरा डिसीजन होगा, क्योंकि मैं खुद एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा था। तो मैं एकेडमिक्स में भी ध्यान देता था, साथ ही साथ इधर अपना तैयारी भी करता था। तो बच्चे कर सकते हैं, और एकेडमिक्स भी थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो एकेडमिक के स्कोर को भी, आपके जो लास्ट सेमेस्टर के स्कोर आते हैं वो भी काउंट होती है मेरिट लिस्ट में, उसका भी कुछ परसेंटेज बनता है। तो आपको एकेडमिक्स में भी अच्छा थोड़ा रखना पड़ेगा अपना स्कोर। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेरीज जो ऑडियंस के रहते हैं उसको राहुल ने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं वो आगे में ये स्ट्रैटेजी ये सब बातों को ध्यान में रख के अपना तैयारी कर सकते हैं। तो राहुल, आप हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है एग्री ग्रेजुएट्स लोग के लिए, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, आप लोगों का जो चैनल है वो बहुत ही लोगों के बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस चैनल से। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, क्योंकि आप जो भी बच्चे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, आप उन लोगों का इंटरव्यू सबके सामने लाते हैं कि क्या उन लोगों की स्ट्रैटेजी रही थी। तो जो भी इंस्पायरिंग एस्पायरिंग बच्चे लोग हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाती है अपनी तैयारी करने के लिए। मुझे भी हेल्प मिली थी, मेरी इमीडिएट मैम जो थी नेहा मैम, उन्होंने क्रैक किया था पिछले साल बीएचयू में एबीएम कोर्स, और उनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आया था बीएचयू में। तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट में रहा, उनसे भी मैंने हेल्प बहुत सारी ली। मैम ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि तुम इसके लिए जा सकते हो, सीमैट देके नियाम के लिए जा सकते हो। तो आपका चैनल तो मेरे काम बहुत ही आया है सर, थैंक यू। आप लोग इसी तरह वीडियोस चाहूंगा कि लाते रहे सबके लिए, और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को मदद मिलते रहे आगे भी। थैंक यू राहुल, इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए। और हम अपने पूरे टीम के बिहाफ पे आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं आपके सक्सेस पे, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर कैरियर्स के लिए, जो भी आप अब करने जा रहे हैं आगे में, आप उसमें पूरा सक्सेस अचीव करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। वीडियो एंड करने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप अब हमारे चैनल से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से भी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और किसी भी सब्सक्राइबर को अगर इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि राहुल के थ्रू उसको आंसर करवाया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।